हेलो गाइस, दिस इज सोनी उपाध्याय की हेलो इंग्लिश विद सोनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी टेंस की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको कुछ टेंस सिखा रखे हैं। देखो, एक आपका प्रेजेंट टेंस खत्म करा चुकी हूँ और आपको जितने भी डाउट्स थे उसमें मैं वो भी क्लियर कर चुकी हूँ। ओके, और पास्ट भी आपका खत्म हो चुका है। आई होप आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों अच्छे से तैयार हो गए होंगे। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था कि 3 टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, जो वर्तमान काल कहते हैं, जिसको हम जो अब चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये वर्तमान काल है। एक होता है हमारा भूतकाल, जो बीत गया। मैंने आपको टेंस सिखाए थे, है ना, तो ये भूतकाल हो गया, है ना। अब जो मैं लेके आई हूँ वो आपको लेके आई हूँ भविष्य काल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। आप सभी को पता होगा फ्यूचर मीन्स क्या होता है, भविष्य होता है। ठीक है, मैं मनोकामना करूंगी कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो और आप बहुत आगे बढ़े। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ फ्यूचर टेंस। ओके, जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर टेंस में भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये होते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। ठीक है, तो इंडेफिनिट को बताने से पहले, उसका स्ट्रक्चर लिखाने से पहले और एग्जाम्पल लिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते क्या हैं। ओके, और इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ओके, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया है कि फ्यूचर भविष्य की बात होगी, उसमें आने वाले कल की बात होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप उससे बहुत कुछ सीखोगे। ओके, गे, ठीक है। और अगर मैं हिंदी की पहचान की बात करूं तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वो होते हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट। इज दैट क्लियर? कुछ एग्जांपल आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप उसको लाइक करोगे। देखो, गी और गे इसका मतलब है फ्यूचर टेंस है। आपको अच्छे से समझ आएगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करोगे। ओके, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको ये टेंस सिखा कर ही जाऊंगी। ये आ गया, ठीक है। कल आप क्या करोगे, ये इंटरोगेटिव आ गया बट है फ्यूचर है। तो चलिए अब स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी बताते हैं हम। देखो, हेल्पिंग वर्ब इसमें दो होती है। एक होती है इसमें शैल और दूसरी होती है इसमें विल। बट यहाँ पर ये कोई सीन नहीं होता है कि सिंगुलर में क्या लगेगा और प्लूरल में क्या लगेगा। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट की बताई थी, पास्ट की बताई थी, उसमें देखो सिंगुलर प्लूरल का था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में केवल एक ही थी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। लेकिन हमने क्या लगाया था वहां पर, डिड और हैड। ओके, और प्रेजेंट में हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई थी, इज, एम, आर, डू, डज। ठीक है, इस तरह से लगाई थी, हैज, हैव। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कोई सीन नहीं होता है कि सिंगुलर में क्या लगेगा और प्लूरल में क्या लगेगा। ओके, तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब किसके साथ सेल लगता है और किसके साथ विल लगता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। चलिए तो शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले हम एफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे। एफर्मेटिव मतलब साधारण। ओके, तो एफर्मेटिव आएगा हमारा सबसे पहले। तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। जैसे कि सारे टेंस के एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी प्रेजेंट में और वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी पास्ट में। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो देखो, हमने सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद हमने लिखा इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके सेल और विल होगी, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा। देखो सबसे पहले लगाना है हमें सब्जेक्ट, उसके बाद हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल देख के नहीं लगानी है, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ क्या लगेगा यहाँ पर। और फिर हमारा आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा ये। अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताती हूँ। देखो अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा, मतलब फर्स्ट पर्सन होगा, आपको पता ही होगा फर्स्ट पर्सन में आई भी आते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी होगा तो वहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेल, SHALL। और वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट अदर होगा, जैसे यू हुआ, ठीक है, और हिज ही हुआ, सी हुआ, और कोई किसी का नाम हुआ, है ना, तो वहां पर हमारा लगेगा विल। एग्जाम्पल से समझाते हैं। मैं कल आगरा जाऊंगा। देखिए गाइस, अगर सपोज करो कि किसी भी एग्जाम में ये वाला सेंटेंस आया है, तो ये तो आपको भी पता होगा, जब भी हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेंस कौन सा है। ओके, तो हम उसकी पहचान करनी पड़ती है हमें। अब मैंने आपको पहचान बताई थी कि जहां पर लास्ट में गा, गी, गे आएंगे वो होंगे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो यहाँ पर देखो कल की बात हो रही है, आने वाले कल की, ना कि जाने वाले कल की। ठीक है, तो मैं कल आगरा जाऊंगा, मतलब भविष्य की बात हो रही है, और लास्ट में गा रहा है, तो इसका मतलब है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको करके देखते हैं। देखो सब्जेक्ट है हमारा मैं, जिसको हम बोलते हैं आई। अब देखो जैसा कि मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए बताया था कि आई के साथ और बी के साथ लगेगा सेल और अदर के साथ क्या लगेगा विल। ठीक है, तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर हम लगाएंगे सेल, आई सेल। अब यहाँ पर हम लगाएंगे वर्ब जो कि है हमारा जाना, तो जाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो। आई सेल गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है आगरा। आई सेल गो टू आगरा, कब जाने की बात हो रही है, कल जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा टुमारो। कुछ बच्चे गलती करते हैं यस्टरडे में और टुमारो में, उनको डाउट रहता है। देखिए बच्चों, यस्टरडे होता है हमारा बीता हुआ कल और टुमारो होता है हमारा आने वाला कल। ओके, आई सेल गो टू आगरा टुमारो, मैं कल आगरा जाऊंगा। एक और देखते हैं, वह क्रिकेट खेलेगा। देखिए यहाँ पर भी हम लास्ट में देखें तो यहाँ पर आ रहा है हमारा गा। ओके, तो इसका मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको भी हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनाएंगे। सब्जेक्ट इसमें है हमारा ही। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ आई और बी के साथ सेल है, मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन में क्या लगेगा, विल लगेगा, तो ये तो थर्ड पर्सन है, ही विल। इसमें हमारी वर्ब है खेलना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, तो इसमें मेन वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, ही विल प्ले द, ऑब्जेक्ट है इसमें क्रिकेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, अध्यापक गणित पढ़ाएंगे। तो देखो सब्जेक्ट इसमें है अध्यापक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टीचर, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर भी थर्ड पर्सन है, यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लगाएंगे विल, टीचर विल। अब यहाँ पर देखो पढ़ाएंगे, ये है हमारा वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टीचर विल टीच। क्या पढ़ाएंगे, मैथ्स, क्योंकि मैथ से पहले कभी भी आर्टिकल्स नहीं आता, किसी भी सब्जेक्ट से पहले कभी भी आर्टिकल्स नहीं आता है, जैसे द मैथ, ए इंग्लिश, एन इंग्लिश और द इंग्लिश, नहीं, रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है तो उससे पहले हम क्या
द नहीं लगाएंगे, ना ए लगाएंगे, ना एन लगाएंगे। आई मीन टू से दैट आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, उसको सिंपल लिखेंगे। टीचर विल टीच मैथ्स। एक और एग्जांपल लास्ट देखते हैं। मैं आपको टेंस सिखाऊंगी। मैं आपको टेंस सिखाऊंगी या पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखो, मेरे को आई बोलते हैं और आई के साथ हेल्पिंग वर्ड सेल आता है। आई सेल टीच यू, क्या सिखाऊंगी आपको? टेंसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना है। प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट में, एफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लास्ट में लगाना है ऑब्जेक्ट। ओके। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुन लो मेरी। देखिए, विल का यूज कहाँ कहाँ होता है ये और देख लीजिए। देखो, अगर हम किसी को धमकी देते हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना, और मैं तुम्हें पिटाई कर दूंगा, अगर हम किसी को धमकी देते हैं तो वहां पर सेल का यूज ना करके हम विल का यूज करते हैं। सेंस पहचानना होता है सेंटेंस का। बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पर कि कभी भी मैं लगा होता है तो वहां पर सेल लगा देते हैं। हालांकि ये गलत नहीं होता है, लेकिन फिर भी रटना नहीं है। मैं डे 1 से ही कहती हुई आई हूँ आपको कि रटना नहीं है, समझना है। कभी भी किसी को धमकी देते हैं तो विल आता है आई के साथ, और कभी भी किसी से हम प्रॉमिस करते हैं, जैसे मैं तुम्हें टेंस सिखा कर जाऊंगी, ठीक है। और तो इस तरह के जो प्रॉमिस होते हैं कि मैं ये एग्जाम क्रैक करके ही रहूंगी, तो वहां पर क्या होता है? आई के साथ विल का यूज होता है। क्लियर? एफर्मेटिव क्लियर हुआ आपका। अब आएगा नेक्स्ट आपका, वो होगा नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी ओर। चलिए अब बढ़ते हैं नेगेटिव की ओर, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस की पहचान बहुत ही ज्यादा सरल है, जिसमें बीच में नहीं लगा होता है। और नेगेटिव सेंटेंस उसी को कहते हैं, जैसे मैं पाठ याद नहीं करूंगा, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करूंगी, ठीक है। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जिसमें नहीं लगा होता है, वो होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है इसमें विल नॉट या सेल नॉट, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? मैं गाना नहीं गाऊंगी। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें लास्ट में इसमें आ रहा है गी, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो देखो, मैं गाना नहीं गाऊंगी, अब देखो नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम लगाएंगे आई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मैं की स्पेलिंग आई। आई के साथ आपको बता चुकी हूँ मैं, सेल लगेगी, हेल्पिंग वर्ब सेल। सेल के बाद नहीं की स्पेलिंग आएगी, आई सेल नॉट सिंग अ सॉन्ग, गाना नहीं गाऊंगा। क्लियर? वे विद्यालय नहीं जाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी नहीं है, तो ये इसका मतलब है कि ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में गे आ रहा है, तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर देखो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर सेल नहीं, यहाँ पे आएगा विल, और विल के बाद हम लगाएंगे नॉट। दे विल नॉट, वर्ब क्या है इसमें? जाना, जिसको हम बोलते हैं गो। दे विल नॉट गो टू स्कूल। क्लियर हुआ? चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पिताजी अखबार नहीं पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर से देखेंगे, सब्जेक्ट है इसमें पिताजी, जिसको हम इनसे बोलते हैं फादर, ओके। ये भी थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, उसके बाद नहीं की स्पेलिंग नॉट आएगी। फादर विल नॉट, इसमें वर्ब है पढ़ना, रीड, और इसमें ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर।
न्यूज़पेपर से पहले हमेशा द आर्टिकल आता है। ओके, इन चीज़ों को ध्यान से देखा करो। न्यूज़पेपर से पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ आ गए होंगे। एक बार स्ट्रक्चर फिर से देख लो। सब्जेक्ट लगाना है पहले, उसके बाद आई और बी के साथ सेल लगाना है, बाकी अदर के साथ विल लगाना है, फिर नोट लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट में हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ओके, एफर्मेटिव क्लियर हो गया, नेगेटिव क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताने जाऊंगी वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और आपको तो पता ही है प्रश्नवाचक वाक्य होते कैसे हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे, तो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ और उसकी पहचान भी आपको बताने वाली हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया था, पास्ट में भी बताया था और फ्यूचर में भी बता रही हूँ। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगी मैं आपको, उसके बाद बताऊंगी डबल इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम आंसर दे सकते हैं वन वर्ड में, यस और नो में। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम मेरी वीडियो लाइक करोगे? आप हाँ या ना कह सकते हैं। क्या तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे? क्या तुम टेंस सीखोगे? ओके, तो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें क्या पहले आता है, और कोई क्वेश्चन कर रही हूं मैं तो रिप्लाई में वन वर्ड का आंसर आ सकता है यस और नो में, तो वो होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्या आता है, डब्ल्यूएच फैमिली पहले आ जाती है, लास्ट में हमारा इंटरोगेशन मार्क आता है। ये होती है इसकी पहचान, जिसमें प्रश्न हम पूछते हैं। ओके, तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लियर? चलिए, सबसे पहले ऐसे में आएगा विल या सेल, मतलब हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगी हमारी सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाएंगे इंटरोगेशन मार्क। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो एग्जांपल से हो जाएगा। क्या तुम कल पाठ याद करोगे? अब देखो, इसका जो रिप्लाई होगा ना वो एक वर्ड में भी हो सकता है, हाँ या ना, यस और नो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली हमारे सबसे पहले आ गई है, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। इसका मतलब यह है कि जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है। तो देखो, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ जाती है, तो हम इसके स्पेलिंग को नहीं लगाते हैं। इसके स्ट्रक्चर से देखो, सबसे पहले आएगा हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब। अब ये तुम है तो ये सेकंड पर्सन है, इसमें हम लगाएंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें तुम है तो इसको यू, विल यू। अब इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें याद करना, जिसको हम बोलते हैं लर्न। विल यू लर्न द लेसन, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, और लास्ट में आएगा कल, मतलब आने वाला कल, तो टुमारो, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। विल यू लर्न द लेसन टुमारो? क्या तुम कल पाठ याद करोगे? क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं। क्या वे विद्यालय जाएंगे? अब देखो, यहाँ पर भी क्या आ गया, प्लस इंटरोगेशन मार्क आ गया, इसका मतलब है ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर भी यही रहेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, और फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आएगी इसमें वर्ब है इसमें जाना, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो। विल दे गो? वो कहाँ? स्कूल। क्या वे विद्यालय जाएंगे? क्लियर हुआ? एक और देखते हैं। क्या तुम मेरी वीडियो लाइक करोगे? अब देखो, कोई इंटरोगेशन मार्क है और क्या पहले आ गया, इसका मतलब है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम आएंगे हेल्पिंग वर्ब। विल यू, जो हमारा सब्जेक्ट है,
अब इसमें वर्ब क्या है, लाइक, पसंद करना। डिड यू लाइक माई वीडियो, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। विल यू लाइक माई वीडियो, क्या आप मेरी वीडियो पसंद करोगे, क्या आप मेरी वीडियो लाइक करोगे। ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले विल और आई और बी के साथ सेम, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा आएगा इंटरोगेशन मार्क। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ, लास्ट इंटरप्रेट करने वाली हूँ, वो है आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर एग्जांपल के साथ। क्लियर? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसका जो रिप्लाई होता है, उसका जो जवाब होता है, वो आप एक वर्ड में नहीं दे सकते। जैसे क्या तुम कल स्कूल जाओगे, इसका तो दे सकते हो। और वहीं मैं ये वाली बात कहूँ कि तुम स्कूल कब जाओगे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल है। पहला वाला जो मैंने आपसे पूछा था वो इंटरोगेटिव का था, तो उसका आंसर आप यस और नो में दे सकते थे। लेकिन जो मैंने दूसरा वाला पूछा कब जाओगे, उसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। क्लियर? इसमें जो WH फैमिली होती है ना, वो बीच में बैठी होती है, तो उसको उठाकर हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो बीच में से उठाकर उसको सबसे पहले ले आते हैं। ठीक है? अब मैं आपसे कहूँ तुम स्कूल कब जाओगे, है ना, और तुम कल कहाँ जाओगे, तुम कल कितने बजे आओगे, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस से अलग होता है। आइए देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे WH फैमिली, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा, तो पता ही है, इंटरोगेशन मार्क। क्लियर? एग्जांपल देखते हैं। तुम कल कहाँ जाओगे, तुम कल कहाँ जाओगे। सबसे पहले तो देखो इंटरोगेशन मार्क है प्लस WH फैमिली है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरी चीज, ये जो WH फैमिली है बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि डबल इंटरोगेटिव है। तो जब भी हमारा ये WH फैमिली बीच में आती है तो इसको उठाकर सबसे पहले कर देते हैं। कहाँ को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। WH फैमिली आ गई, स्ट्रक्चर देखते जाइए। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब। तुम सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर आएगा विल। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट इसमें तुम है तो यू। वेयर विल यू, अब हम लगाएंगे वर्ब है इसमें जाना। वेयर विल यू गो, कब, टुमारो। और लास्ट में आएगा इसमें इंटरोगेशन मार्क, वेयर विल यू गो टुमारो। क्लियर? WH फैमिली आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमारा क्या आ गया यहाँ पर, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, टुमारो है बस। ओके, तो इसमें हमारा लास्ट में आया इंटरोगेशन मार्क। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। वह गाना कब गाएगी, वह गाना कब गाएगी। लास्ट में इंटरोगेशन मार्क है, बीच में WH फैमिली है, इसका मतलब है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर इसका वही रहेगा, जहां WH फैमिली बीच में है इसको उठाकर सबसे आगे ले आएंगे। तो कब को बोलता है इंग्लिश में व्हेन। अब देखो सब्जेक्ट इसमें है हमारा सी, अगर लड़का होता तो ही होता, लेकिन यहाँ पर फीमेल है तो सी आएगा। व्हेन, तो सी के साथ हेल्प में लगाएंगे विल। व्हेन विल, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, व्हेन विल सी, फिर आएगी हमारी वर्ब है हमारा सिंग। व्हेन विल सी सिंग अ सॉन्ग, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। क्लियर हुआ? लास्ट और बताती हूँ। तुम
कल क्या खाओगे। लास्ट में देखो इंटरोगेशन मार्क है, बीच में WH फैमिली है, इसका मतलब है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर सेम है, क्या बीच में WH फैमिली आ गई, और क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। WH फैमिली आ गई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो आएगा विल, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू। व्हाट विल यू, उसके बाद आएगा इसमें वर्ब, व्हाट विल यू हैव या टेक, वो था राइट। व्हाट विल यू हैव या टेक, क्लियर हुआ आपका। एक बार स्ट्रक्चर और देख लो। इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें सबसे पहले WH फैमिली आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, आई और बी के साथ सेल, बाकी के साथ विल, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है हमारा इंटरोगेशन मार्क। उम्मीद करती हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। अब जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी वो लेके आऊँगी फ्यूचर कंटिन्यूअस की। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम तो पता ही होगा, हेलो इंग्लिश विद सोनी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।